एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाइड करने के लिए जो भी कंपाउंड्स हमारे पास में उनको प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में हमारे पास में दो चीजों के लिए रहेगी, एक रहेगी सॉलिड के लिए और सेकेंड रहेगी लिक्विड के लिए। ठीक है, सॉलिड के लिए हमारे पास में दो मेथड्स है। एक मेथड है सब्लिमेशन, सेकेंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और लिक्विड के लिए हमारे पास में तीन मेथड्स है। एक है डिस्टिलेशन, सेकेंड है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, थर्ड है क्रोमेटोग्राफी। इन पांचों जो मेथड्स है प्यूरिफिकेशन की, हमें इन पांचों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले हम सॉलिड के लिए जो सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन है उसको डिस्कस करते हैं। वैसे भी आपने 9th या 10th में इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सॉलिड के लिए हमारे पास में कौन कौन सी मेथड्स है? पहली सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन का मीनिंग? याद है? सुना है कभी? हाँ सुना है। क्या होता है वो नहीं पता? देख बेटा, सॉलिड गेट directly converted into सॉलिड से सबसे पहले क्या में जाता है? लिक्विड में जाता है, लिक्विड के बाद गैस में। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ऐसे कुछ सब्लिमाइड सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कंफोर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आयोडीन, ये सब कैसे कंपोनेंट है जो सॉलिड से डायरेक्ट काय में चले जाते हैं? गैस में। तो इनको रिमूव करने के लिए, अगर समझो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, वो कंफोर को रिमूव करना है किसी भी अदर देन सॉल्ट के साथ में अगर वो कंबाइन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा ये देखो यहाँ पे बर्नर लिया हमने, यहाँ पे एक डिश ली और इसको इन्वर्टेड फनल के साथ में, जो फनल है इसके साथ में ऐसे अटैच किया। जो भी सॉल्ट के साथ में हमें जो भी समझो अमोनियम क्लोराइड है उस सॉल्ट हमने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है? कॉटन प्लग। क्या किया है? जो फनल है ना, फनल के अंदर में हमने कॉटन को डाल दिया। ठीक है, ये फनल है। ठीक है, अब देखो हीट किया, हीट करोगे तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली सॉलिड से काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे इस तरीके से वेपर की तरह जाएगा। ठीक है, वेपर में वहां पे कूल डाउन होगा और इसकी जो बाउंड्रीज है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्ट था, जो रिमेनिंग सॉल्ट है, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया? गैस बनकर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, कूल डाउन होके, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? अदर जो सॉल्ट हमें रिमूव करना था, हम यहाँ से क्या रिमूव कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड, और बाकी बचा हुआ जो इम्प्योरिटी थी वो यहीं पे बच जाएगी। क्लियर हो रहा है क्या? तो इस मेथड से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन की प्रोसेस शो करते हैं, सब्लिमाइड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को प्यूरिफाइड करने के लिए, मतलब किसी भी उसकी इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? पक्का सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन क्या समझ में आ रहा है? क्रिस्टल से रिएक्शन को फास्ट करता है। वो कैटलिस्ट कैटलिस्ट के बारे में नहीं पूछ रहे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं? लिक्विड को सॉलिडिफाई करने के लिए। लिक्विड को सॉलिडिफाई। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्या कर सकते हैं बताओ? क्या सोच रहे हो? शुगर को हाँ बोलो, शुगर को क्या? शुगर बोल बोल ना, सुन रही हूँ ना, बोल। गलत होगा तो गलत होगा। शुगर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। शुगर को लिक्विड के कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ। शुगर को लिक्विड में कैसे करेगा? इधर सुन, जो भी समझो यहाँ देखो। एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने एक सॉल्वेंट डाला। क्या डाला? क्या लिया? एक सॉल्वेंट लिया, और सॉल्वेंट में जो भी इम्प्योर कंपाउंड है जिसको हमें प्यूरिफाइड करना है वो डाला। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? इम्प्योर सब्सटेंस या फिर कंपाउंड, ठीक है, सब्सटेंस ऐड किया। क्लियर हो रहा है? अब इसको हमने क्या किया? मिक्स किया। अब ये दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए। अब क्या करेंगे? इसको हम करेंगे हीट। क्लियर हो रहा है? इसको करेंगे हम हीट। ये हीट होगा, जैसे हीट होने के बाद ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब गर्म हाई टेम्परेचर पे हमने हीट किया तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो गए, दोनों कंपाउंड। क्लियर हो रहे हैं? पूरी तरीके से मिक्सिबल हो गए। अब कुछ समय बाद में, जैसे कि इवेपोरेटिंग डिश है ना, यहाँ पे हमने ये कंपाउंड लिया और इन दोनों इसके अंदर में हमने फिल किया। अब कुछ समय बाद में क्या होगा? जैसे ये कूल डाउन होगा तो जो प्योर फॉर्म के जो क्रिस्टल्स है, जो प्योर फॉर्म का जो है वो प्योर फॉर्म क्रिस्टल्स फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरीके से जमा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और ऊपर का जो लिक्विड है हम उसको पोर कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो यही क्रिस्टल्स तो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए थे, क्योंकि इसके साथ में इम्प्योरिटीज थी। इम्प्योरिटी सब्सटेंस को इस लिक्विड के साथ में मिक्स किया, इसको मिक्सिबल किया, हाई टेम्परेचर पे हीट किया। टेम्परेचर पे हीट करने के बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद में जब हमने इसको कूल किया तो इसके क्रिस्टल हमको यहाँ पे बॉटम में डिपॉजिट मिले और हमने लिक्विड को अलग कर दिया, हमें क्रिस्टल मिल गया प्योर फॉर्म के। क्लियर हो रहा है? तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं? इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उसको क्रिस्टल बना के रिमूव करते हैं। क्लियर है? तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मिल जाता है। क्लियर है क्या? एग्जांपल आता है यहाँ पे बेंजोइक एसिड का यूजिंग वाटर। क्या करते हैं हम? अगर हमें बेंजोइक एसिड को, क्या हो गया, एसिड को वाटर के साथ, वाटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड को बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। उसके अलावा कॉपर सल्फेट को भी वाटर के साथ में हम कर सकते हैं। उसके अलावा पोटैश एलम को, किस को? पोटैश एलम को भी रिमूव कर सकते हैं वाटर के प्रेजेंस में। उसके अलावा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पता है कैसे होते हैं? स्काई ब्लू से ब्लूइश कलर के। क्लियर है? तो उसके लिए भी वाटर के साथ में अगर इनको डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ हमारे पास में कॉपर सल्फेट है, हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चाहिए, तो अगर जो भी इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है क्या करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे। हीट होने के बाद उसको कूल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे बॉटम में हमें क्या, किसके क्रिस्टल मिल जाएंगे? कॉपर सल्फेट। क्लियर हो रहा है? डन। नेक्स्ट आते हैं अभी हमारे लिए किसके लिए? लिक्विड पे। लिक्विड पे हमने क्या क्या देखा था रे बाबा? लिक्विड पे तीन टाइप देखे थे। डिस्टिलेशन देखा था, सेकंड देखा था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड थर्ड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है? तो हमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक लेना है? लिक्विड का डिस्टिलेशन। ठीक है?
डिस्टिलेशन के भी कितने टाइप्स है? चार। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। अब सबसे पहली चीज डिस्टिलेशन होता क्या है? कुछ पता है? चलो देखते हैं। दो अलग अलग टाइप के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कैसे सब्सटेंस है, उन दोनों को साथ में मिक्स्ड है और उनको अगर रिमूव करना है, जैसे कि समझो यहाँ पे एक बात देखो, मेरे पास में एक लिक्विड फॉर्म है, उसमें दो लिक्विड्स है, वो कैसे है? मिक्स्ड है, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो एक कम अगर दोनों, एक का समझो फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस और एक का समझो 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैंने इनको हीट करना स्टार्ट किया, तो जैसे मैं हीट करूंगी तो सबसे पहले वेपर किसकी बनेगी? 100 डिग्री बाबा बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही टच होता है लिक्विड गेट कन्वर्टेड टू गैस। तो अगर मैं हीट कर दी तो पहले टेंपरेचर 100 तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? 80 आएगा। 80 टेंपरेचर जैसा रीच करेगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, समझो यहाँ पे A, यहाँ पे A प्लस B कंपोनेंट है और A का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो A कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, इसको कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके एक अनदर बीकर में हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे, तो दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे? इसमें से सेपरेट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? वेपर्स बना के, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जो भी लिक्विड्स है उनके वेपर्स बना के हम क्या करते हैं? इनमें इनको सेपरेट करते हैं। क्लियर है डिस्टिलेशन में? तो सबसे पहला डिस्टिलेशन आता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। चलो अब सिंपल डिस्टिलेशन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ इतना दिक्कत नहीं है। चलो देखो सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन हम करते हैं ऐसे बॉइलिंग पॉइंट जो दो, अगर हमने लिक्विड लिया है और इनका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जैसे दो लिक्विड लिए हैं, समझ रहे हैं? मैंने दो लिक्विड लिए हैं, जैसे दो लिक्विड एक साथ में मिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले यहाँ पे अगर एसीटोन और वाटर, किसका? एसीटोन एंड वाटर, ये समझो एक साथ में मिक्स है। क्लियर हो रहा है? अब एसीटोन का जो टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का कितना है? 100 डिग्री। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो ऐसे सब्सटेंस को जिनका ऐसे लिक्विड्स जो एक साथ मिक्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस जो रह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, वो कितना आ रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आ रहा है। ऐसे के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन का। देखो कैसे होता है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जाता है, ये फ्लास्क देखा है ना, ऐसा लैबोरेटरी में ऐसा, ठीक है? इसके अंदर में वो जो लिक्विड है जिनको हमें क्या बोलते हैं? सेपरेट करना है, वो लिया है हमने, ठीक है? यहाँ पे हमने बर्नर लगाया है, ठीक है? ठीक है, हीट होगा, इसके साथ में हमने यहाँ पे कॉर्क अटैच किया है इस वे से, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक थर्मामीटर भी लगाया है। ये क्या है? थर्मामीटर है, समझ लो थोड़ा सा। और ये सेकेंड वाला जो है, जैसे ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे हमने अटैच किया है हमारा कंडेंसर, ठीक है, और यहाँ से जो आउटलेट निकलेगा यहाँ पे हमने अटैच किया हमारा एक बीकर, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ से कोल्ड वाटर आएगा और ये इनलेट है जहाँ से हम लेते हैं, और ये आउटलेट है, और यहाँ से ये क्या है? यहाँ से कलेक्ट होगा, ठीक है? जो भी हमें सब्सटेंस जो कलेक्ट करना है, जो लिक्विड हमको कलेक्ट करना है, वो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने हीट किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एसीटोन प्लस वाटर लिया, ठीक है? अब जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ाया, 56 डिग्री सेल्सियस जैसे ही थर्मोमीटर पे टेम्परेचर जाने लगेगा, एसीटोन क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। अब ये वेपर में कन्वर्ट होगी, ये दिख रही है, ये जो
ट्यूब ग्लास ट्यूब डालिए, यहाँ से ऐसे जाएगा, जाते जाते यहाँ पे कहा जाएगा कंडेंसर के पास। यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर डाला है, कंडेंसर क्या करेगा, वेपर को कूल डाउन करेगा, ठीक है। कंडेंसर ये क्या करेगा, कूल करेगा, और ये कूल होके ये अब गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होके इस बीकर में डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या रहेगा हमारे पास में, वाटर, और यहाँ पे हमें क्या कलेक्ट हो जाएगा, एसिड। क्लियर हो रहा है, ये क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर है, किसके लिए यूज करेंगे, जिनमें डिफरेंस कितने का रहेगा, दो लिक्विड्स के बीच का 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का। इसमें कोई डाउट, पक्का, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक फ्रैक्शनल मीडियम लेंगे, उसके बीच में ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, 25 से कम। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिया था हमने, एसीटोन प्लस वाटर, यहाँ पे अल्कोहल, पता है ना अल्कोहल, अल्कोहल में हम इथेनॉल ले लें ज्यादातर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78.3, कितना, 78.3। वाटर का 25 से कम है, डिफरेंस इनका 25 से कम है। तो अब देखो, ये इसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सेम जैसे हमने मीडियम बनाया था सेम ही रहेगा। ये देखो, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे फ्रैक्शनल डिवीजन, मतलब एक फ्रैक्शनल कॉलम डालेंगे। फ्रैक्शनल कॉलम देखो यहाँ पे, इस टाइप का रहेगा, किसी में इसमें से ऐसे फ्रैक्शन रहेंगे, ठीक है, या फिर ठीक है, तो दिख रहा है, इस टाइप के आपको फ्रैक्शनल कॉलम्स मिलेंगे। क्लियर है, इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम्स। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर में हम क्या ऐड करते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम, और थर्मोमीटर भी रहेगा, थर्मोमीटर कंसीडर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रैक्शनल कॉलम करना है, इसके साथ में हमने अटैच किया, क्या करेंगे, क्या अटैच किया था इसके पहले, ठीक है, और यहाँ पे हमने बीकर लिया, ठीक है, जो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, सेम हीट करेंगे, हमने फॉर एग्जांपल इथेनॉल और वाटर लिया, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले सॉलिड सॉरी गैस बनना कौन स्टार्ट होगा रे बाबा, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होगा, गैस बनना स्टार्ट होगा जैसे ही हमने हीट करेंगे। तो अब ये कैसे जाएगा, ये जो दिख रहा है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन से जाते जाते ठंडा होना, ये वेपर यहाँ से जाएगी और यहाँ से कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, तो यहीं पे ये लिक्विड बनेगा, और धीरे धीरे लिक्विड बनते बनते यहाँ से कंडेंसर से और पूरी तरीके से कूल डाउन होकर हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर, और बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, क्लियर है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो वाटर आएगा, तो वाटर तब तक आने तक उसको समय लगेगा, तब तक आपकी जो इसकी जो वेपर्स है, एथेनॉल की वेपर्स जाके कूल डाउन हो जाएगी। सिर्फ इसमें हमने क्या ऐड किया है, फ्रैक्शनल कॉलम ऐड किया है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोई डाउट है? देखो, अभी जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो था वो ज्यादातर यूज किया जाता है क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होते हैं ना,
पेट्रोलियम, क्या होता है, पेट्रोलियम जो अर्थ क्रस्ट से जो ऑयल निकालते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है, तो जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम पता है ना, अलग अलग लेवल ऑफ ग्रेड पे हम सेपरेट करते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, याद है ना। तो ये जो क्रूड ऑयल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। उसमें दो फ्रैक्शनल कॉलम यूज करते हैं, अभी जो हमने बताया था पहला फ्रैक्शनल कॉलम, ये देखो फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये ग्लास है, ग्लास के टाइप पे है, इसका नाम क्या है, सिंपल ग्लास पैक, ठीक है। सिंपल ग्लास पैक क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। सेकंड है और ये कौन है, कॉलम प्लेट, कॉलम प्लेट फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। बबल कॉलम प्लेट, ठीक है। दो टाइप के आपके क्या रहेंगे, फ्रैक्शनल कॉलम रहेंगे, एक रहेगा आपका सिंपल ग्लास पैक और सेकंड रहेगा बबल कॉलम प्लेट, क्लियर है। इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और सबसे ज्यादा यूज इसका हम किसके लिए करेंगे, बिटवीन दो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना कम रहना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए, और क्रूड ऑयल के लिए हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम से व्हाट क्या समझ में आ रहा है, नो यार एयर का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से काफी ज्यादा कम है। क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी उसका प्रेशर कैसे किया जाता है, कम किया जाता है, लोअर डाउन किया जाता है। जो भी ऑयल से जिनका ये यूज किया जाता है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसको हीट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्लियर है, और उनको फिर कूल डाउन करने के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, वैक्यूम ऐड किया जाता है, वैक्यूम की कंडीशन क्रिएट की जाती है, मतलब बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी प्रेशर को कम किया जाता है। लोअर प्रेशर के कारण जो भी लिक्विड्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हो रहा है क्या, समझा क्या बोला। वैक्यूम में क्या किया जाता है, सबसे पहले ऐसे लिक्विड्स का यूज किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हाई है मतलब हीट भी ज्यादा करना पड़ेगा वेपर बनाने के लिए, क्लियर है। तो वेपर बनाने इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करना, क्लियर है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर जो है वो क्या करते हैं, लोअर करते हैं, प्रेशर को लोअर डाउन करते हैं। प्रेशर लोअर होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर है। इसको किया कैसे जाता है, देखो सेटअप देखो, देखो इसका इनलेट और आउटलेट है, क्या बोले, क्या
प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल। स्लेट लाई करके जो इम्प्यूरिटीज इसमें ऐड होती है ग्लिसरॉल में, सोप इंडस्ट्री, कहाँ तो सोप Soap इंडस्ट्री में industry। यूज किया जाता है। स्लेट लाई करके ग्लिसरॉल के साथ में इम्प्यूरिटीज होती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ग्लिसरॉल जैसा हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने के कारण इसको इस कंडीशन वैक्यूम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल को लाने के लिए, ताकि उसका डिकम्पोजिशन भी ना हो। ग्लिसरॉल को ज्यादा हीट करेंगे तो हो सकता है उसका डिकम्पोजिशन हो, पर डिकम्पोजिशन भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम वैक्यूम कंडीशन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो हाई टेम्परेचर जो होगा वो लोअर डाउन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लोअर डाउन हो जाएगा और ये इजीली प्यूरिफाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया ये हीट किया, यहाँ पे हमने जो लिक्विड लिया जो सेपरेट करना है हम यूज किया। जैसे ये हीट होगा इसका क्या होगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एयर हम मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं एयर स्टैक है, एयर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। बाहर से एयर जितना हमें कंडीशन चाहिए उस हिसाब से वो यहाँ पे एयर कम ज्यादा हम कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर हमने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जैसे ये स्टीम बनेगा, स्टीम यहाँ रहेगी, यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा थर्मोमीटर। क्लियर है? यहाँ से हमें उसका क्या पता चलेगा, थर्मोमीटर लगाए तो टेम्परेचर पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो वेपर्स बनी वो यहाँ जाएगी, ये क्या है हमारा कंडेंसर, क्या होगा ठंडा पानी आएगा। ठंडा पानी आएगा, और स्टीम क्या होगी कूल डाउन होगी, ये कूल होके कहाँ आएगी यहाँ पे बीकर। बीकर। देखो यही से हमने यहाँ पे इसको ना वैक्यूम अप्लाई किया, वैक्यूम की जो कंडीशन है हमने इसको देखो अभी पूरी तरीके से क्लोज रहेगी, तो यहाँ पे हमने वैक्यूम मेंटेन करके रखा हुआ है ताकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे हो जाए, सॉरी इसका जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का वो कैसे हो जाए, कम हो जाए। इस कंडीशन से हम इसको क्या करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? किसके लिए यूज किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल। कहाँ पे, सोप इंडस्ट्री में। क्या रहता है इम्प्योरिटी, क्या रहती है स्लेट लाई, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए सोप इंडस्ट्री में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। इधर देखो, स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है क्रूड ड्रग वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। ऐसे वोलाटाइल लिक्विड्स प्लांट्स में से जो क्रूड ड्रग जो रहते हैं ना, क्रूड ऑयल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का। डबल मेथड से यूज किया जाता है। देखिए इधर जैसे प्लांट फॉर एग्जांपल आपको क्लोव ऑयल पता है, क्लोव ऑयल वोलाटाइल इन नेचर होता है, ये आपको क्लोव से मिलता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए क्लोव में से हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का, ताकि वो डिकम्पोज, ये वोलाटाइल लिक्विड होते हो सकता है ये डिकम्पोज हो जाए, इसीलिए उस कंडीशन में उसकी मतलब जैसे है वैसे हमको प्रॉपर उसका जो भी इसेंशियल कंपोनेंट्स है वो वैसे ही रखने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे है पानी, वाटर की क्या बनेगी स्टीम, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रूड ड्रग जो हमें जो इम्प्योरिटीज है जो रिमूव करनी है, समझो यहाँ पे हमने क्लोव का कंटेंट एक्सट्रैक्शन जो टिंचर है वो हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये स्टीम जाएगी यहाँ पे, इसको कुल्लक वाला भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से हीट होगा, पानी स्टीम बनेगी, स्टीम जाएगी इसके पास, ठीक है। जहाँ पे हमने जो ड्रग रखा हुआ है जिसको सेपरेट करना है, ये सेपरेटिंग मीडियम में जाएगा, यहाँ से वो जो वोलेटाइल लिक्विड है स्टीम की वजह से क्या बनेगा वेपर में, वो भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो वोलेटाइल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड्स जो हम ऐसे नॉर्मल भी रख दो तो जो उड़ जाते हैं, पता है ना, नॉर्मल एयर में भी रख दो तो वो उड़ जाता है, उन जो ऐसे सब्सटेंस को वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है।
वेपर्स में कन्वर्ट होना ही है। तो ये वेपर्स बनेगी, फिर यहाँ जाएगी, कंडेंस होगी और यहाँ से रिमूव करेंगे। उसको डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो सकता है, मतलब उसका जो नेचर है, जो हमें चाहिए वो चेंज हो सकता है। इसलिए हम इस क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। इसको हम डबल बॉयलर मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे वैक्स वगैरह को हम पानी में स्टीम रखते हैं ना, मतलब पानी गर्म होता है, उसकी स्टीम से दूसरा कंटेंट भी बॉईल होता है या कुछ होता है, तो ये स्टीम मेथड से किया जाता है। क्या? स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों? हाँ, तो स्टीम वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं उनको इनविजिबल लिक्विड्स के साथ में रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखो, हम पूरा डिस्टिलेशन जो मेथड है वो दो चीज के लिए करते हैं। पहला तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए। वोलेटाइल मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जो एसपी नॉर्मल भी एयर में क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे इथेनॉल वगैरह भी होता है ना, रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, और उसके अलावा दो इमिसिबल जो लिक्विड्स है, जो मिक्स हो चुके हैं या इमिसिबल लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड्स है, उनको भी सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? टोटल डिस्टिलेशन कौन कौन सी देखा? सिंपल। किसके लिए किया? एसीटोन एंड वाटर के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म, एनिलीन वगैरह भी है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एथेनॉल प्लस वाटर जिनका टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। वैक्यूम जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ऐसे के लिए हम यूज करते हैं, वैक्यूम की कंडीशन करते हैं, मतलब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर, मतलब उससे भी कम प्रेशर को वहां पे लेके आते हैं, ताकि वो जो लिक्विड है उसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए, लोअर डाउन हो जाए। एग्जांपल क्या था? ग्लिसरॉल का यूज करते हैं स्लेट लाइट को स्लेट लाइट से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इन सोप इंडस्ट्री। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। स्टीम डिस्टिलेशन स्लो ऑयल, क्लो ऑयल मतलब जो क्रूड ड्रग होते हैं, क्रूड ड्रग में जो वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। देखो, क्यों क्रूड ड्रग में दोनों चीजें, जो अगर समझो क्लोव की बात करें, क्लोव में ऐसा कुछ लिक्विड होगा जो इमिसिबल हो उसके साथ में, और एक है वोलेटाइल, इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और स्टीम का इसलिए यूज करते हैं ताकि वो जो सब्सटेंस है उसका नेचर भी चेंज ना हो सकता है हीट करने से उसका जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाए और अदर देन सब्सटेंस हमको मिले, तो इसीलिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है डिस्टिलेशन में? चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। चलो, अब देखो यूज क्यों किया जाता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले समझने की बात। ऐसे देखो, दो लिक्विड मिक्स्ड है, क्या हमने एक कंटेनर लिया, इसमें ऑलरेडी दो लिक्विड मिक्स है। ठीक है, उसमें से एक लिक्विड को मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई अदर एक सॉल्वेंट इसमें और क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। पर वो सॉल्वेंट जो अदर सब्सटेंस है उसके साथ में कैसा होना चाहिए, ज्यादा मिसेबल होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा उसके साथ में वो मतलब जल्दी मिक्स होना चाहिए, इसके साथ में ज्यादा जल्दी ना हो, आराम से मिक्स होगा तो भी चलेगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में, और जैसे कि मैंने ये दो लिक्विड लिए A प्लस B, ठीक है, अब ये मुझे रिमूव करना है A को, मुझे किसको रिमूव करना है, A को। तो अब A को रिमूव करने के लिए मुझे सब्सटेंस डालना है C। क्लियर हो रहा है? ओरिजिनल सॉल्वेंट में तो ये जो है ना, ये जो C कंपोनेंट हमने डाला है वो क्या हो जाना चाहिए, A के साथ में जल्दी मिक्स हो जाना चाहिए, मिक्सिबल हो जाना चाहिए एज कंपेयर टू B। और B के साथ होगा तभी ये निकलेगा। अब सीधी सी
बात है, ए और सी कैसे हम इजीली रिमूव, देखो यहाँ पे कंडीशन कैसी है, एक्सट्रैक्ट जो करना है हमें सॉल्वेंट, उसके साथ में जो हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट ऐड किया वो इजीली मिक्सिबल हो जाना चाहिए, तो जिससे हम वो दो लेयर फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि देखो इसको जो करना है हमें, ये देखो यहाँ पे ये चैम्बर लिया है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने क्या डाला था, पहले एक A प्लस बी डाला है, ठीक है, और फिर साथ में हमने क्या ऐड कर दिया है, और सी, तीनों को हमने क्या किया, इनको शेक किया, ठीक है। अब शेक किया, हमें रिमूव ए करना था, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो, पहले ये देखो, ये A प्लस बी था और सी ऐड किया, ठीक है, इनको ये किया, फिर अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे लेयर कैसे बनी, देखो A प्लस सी की, और यहाँ पे B ऊपर आ गया, क्लियर हो रहा है। अब क्या करूंगी, यहाँ से जो नॉब है इसको ओपन करूंगी और मैं A और C को क्या कर लूंगी, यहाँ पे कलेक्ट कर लूंगी, क्लियर है। हमें जो C कंपोनेंट चाहिए था वो हमें A कंपोनेंट जो है हमें मिल गया। ये मेथड यूज की, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या किया जाता है, दो अलग अलग मिसेबल, जो मिसेबल ऑलरेडी लिक्विड्स है उसके साथ में एक अदर सॉल्वेंट ऐड किया जाता है। अदर सॉल्वेंट को जैसे ही हम शेक करते हैं तो ये जो कंपोनेंट है इसके साथ में ज्यादा डिसॉल्व, मतलब ये ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, तो उसके साथ में कंबाइन हो जाता है और जो भी सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाता है, और A और C हमें जो चाहिए वो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में इसको प्रोसेस करके जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए वो हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या, ये डन है। और ये कैसे, ये सेपरेट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज। जो लेयर बनेगी वो किसके ऊपर में बनेगी, डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, नीचे इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नीचे है। ऑयल पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो ऊपर तैरता है कि डूब जाता है, तैरता है। फिर तो डेंसिटी इसके बेस पे जो ऊपर रहेगा और बाकी जो जो ज्यादा हाई डेंसिटी वो नीचे रहेगा, और ऐसी लेयर्स फॉर्म होगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यही क्या है हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। यूज कहाँ किया जाता है, आयोडीन, पहला किसके लिए यूज किया जाता है, आयोडीन को हम, आयोडीन वाटर के साथ में डिसॉल्व होता है, बट अगर आयोडीन को CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके साथ में ये ज्यादा अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्स होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आयोडीन प्लस CCl4 और ऊपर वाटर, क्लियर हो रहा है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब वो ऊपर ऐसे नीचे जाएगा, क्लियर हो रहा है। उसके अलावा टी में से हम कैफीन को रिमूव करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। चाय की जो पत्ती होती है, चाय पत्ती में दोनों चीजें होती है, थियोब्रोमीन भी होता है, थियोफाइलिन भी होता है और कैफीन भी होता है। क्या क्या बोला, थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन है, कैफीन। तो हमें कैफीन को निकालने के लिए क्लोरोफॉर्म में टी लीव्स को वो करते थे, जिसके वजह से हमें कैफीन क्लोरोफॉर्म के साथ में डिसॉल्व फॉर्म में मिल जाता है, और बाकी जो टी लीव्स के जो कंटेंट है वो अलग हो जाते हैं। डन, क्लियर है। किस किस के लिए, आयोडीन वाटर को CCl4 की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं, और कैफीन को क्लोरोफॉर्म के साथ में, मतलब CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को रिमूव करने के लिए कैफीन, मतलब टी लीव्स में से हम उसका यूज कर सकते हैं, किसका, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का। क्लियर है, डन, पक्का। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका क्रोमैटोग्राफी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेस्ट के साथ में डन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।